हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 15th पार्ट है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 14 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा। सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड मेटलर्जी and I have told you that there are 5 steps of metallurgy and what are they? पहला स्टेप है हमारा क्रशिंग ऑफ ओर, यानी माइनिंग कर कर जो हम बड़े बड़े पत्थर लेकर आए मेटल ओर के, जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उनकी हमने क्या कर दी? क्रशिंग कर दी, यानी उनको छोटे छोटे पीसेस में पीस दिया, उनका पाउडर बना लिया स्टूडेंट्स। किसकी मदद से? रोलर की मदद से और मशीनरी की मदद से। सेकंड स्टेप है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन यानी इनिशियल स्टेप पर साफ सफाई करना। इसके भी हमने कई मेथड्स देखे थे। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर हमने पढ़ा था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एंड देन लास्टली हमने पढ़ा था केमिकल मेथड, जिसको हम लीचिंग भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सारे मेथड्स की अपनी अपनी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, सेपरेट करने के लिए ओर को, मेटल की ओर को और इम्प्योरिटीज को स्टूडेंट्स। ओके, सो जो ग्रेविटी सेपरेशन था, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, उसकी क्या कंडीशन थी कि इनकी डिफरेंट डेंसिटीज होनी चाहिए, इम्प्योरिटी की और ओर की। इस तरह हम इनको सेपरेट करेंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या कंडीशन थी कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी एक मैग्नेटिक है तो दूसरे को नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, तब हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। थर्ड है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन, एक हाइड्रोफोबिक हो तो दूसरा हाइड्रोफिलिक हो, यानी एक पानी से डरे यानी हाइड्रोफोबिक है, तो दूसरा पानी को प्यार करे यानी हाइड्रोफिलिक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह हम फ्रोथ फ्लोटेशन में सेपरेट करते हैं इम्प्योरिटीज को और ओर को। और जो लास्ट वाला मेथड था हमारा केमिकल सेपरेशन, केमिकल मेथड स्टूडेंट्स, जिसको हम लीचिंग भी कहते हैं। इसमें क्या था कि जो हमारा ओर है और इम्प्योरिटी है, इन दोनों में से एक चीज़ सॉल्यूबल हो किसी सॉल्वेंट में, किसी रिएजेंट में स्टूडेंट्स, है ना, और उसी पर्टिकुलर रिएजेंट में दूसरी चीज़ अगर हमने ओर ली है, और अगर सॉल्यूबल है तो इम्प्योरिटी उसके अंदर इनसॉल्यूबल हो स्टूडेंट्स, तो इस तरह इम्प्योरिटी का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और उसको हम फिल्टर पेपर से पास कराकर सेपरेट कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो इस तरह हमने क्या करा, जो हमारी इम्प्योरिटी थी और ओर को, उनको सेपरेट कर लिया। क्रशिंग ऑफ ओर हमने इसलिए करा था ताकि हम जो बड़े बड़े पत्थर है उनको ईजी टू हैंडल बना सके, हैंडलिंग के लिए ईजी हो सके हमारे लिए। कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने इसलिए करा ताकि जो इम्प्योरिटी है हम उसको निकाल सके। इम्प्योरिटी अनवांटेड है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो मेटल निकालना है ना, मेटलर्जी यही होता है, मेटल निकालना ओर से। तो हमने इम्प्योरिटी को बाहर भगा दिया। 2 स्टेप्स हो गए हमारे। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन करना। अब किसी भी चीज़ को, जितने भी हमारे ओर थे, मेटल पहले किस में आता है? सल्फाइड में आता है, कार्बोनेट में आता है, सल्फेट में आता है, क्लोराइड में आता है, जितने भी कंपाउंड्स में आता है, उनमें से हमने क्या करा, मेटल को उसकी मेटल ओर से, जो भी वो कंपाउंड में था, हमने कन्वर्ट कर दिया उसको मेटल ऑक्साइड में। अब मेटल ऑक्साइड में क्यों करा, यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। सो मेटल ऑक्साइड में हमने इसको इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है एज कंपेयर टू बाकी जो सल्फाइड और कार्बोनेट होते हैं उनमें से निकालना स्टूडेंट्स। ओके, अब हम मेटल की ऑक्साइड बना रहे हैं स्टूडेंट्स, मेटल की ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी ऑक्सीजन ऐड करा रहे हैं, यानी बेसिकली हम हीटिंग कर रहे हैं, मेटल की बर्निंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सो बर्निंग के भी 2 मेथड्स है स्टूडेंट्स, 2 तरह से हम बर्निंग कर सकते हैं, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्निंग होती है उसको कहते हैं स्टूडेंट्स रोस्टिंग। ये खुले में होती है, इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर देते हैं। और जो एब्सेंस ऑफ एयर में होती है, एब्सेंस ऑफ एयर में यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स कैल्सिनेशन। इसमें स्लो हीट देते हैं। ये खुले मैदान में होती है हीटिंग, और ये किस में होती है? ब्लास्ट फर्नेस में, क्योंकि हमें इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, सो अगला स्टेप हमारा आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो कि हम आज सीखने वाले हैं। सो मेटल ऑक्साइड तो हमारी बन गई, पर हमें चाहिए क्या? मेटल ऑक्साइड में से मेटल चाहिए हमें, यानी हमें मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कराना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, सो वो रिडक्शन आज हम सीखने वाले हैं। तो 3 स्टेप्स मेटलर्जी के हम कवर कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th स्टेप, जो कि है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन खत्म करने के बाद लास्ट स्टेप जो हमें मेटल मिल जाएगा हमारा, वो इतना प्योर नहीं होगा, वो प्योर तो होगा 90% 95%, पर हमें उसको 99.9% प्योर कराना है, क्योंकि हम उन मेटल्स को स्पेसशिप में भी यूज़ करते हैं, और स्पेसशिप में क्या गड़बड़ हो जाए और हम उनको मोबाइल
मोबाइल फ़ोन्स में भी करते हैं, एक हल्का सा कुछ ख़राब हुआ तो सारे सिस्टम फेल। ओके, तो हमें इनको 99.9% और इवन 100% प्योर करना होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो रिफाइनिंग के भी कई मेथड्स होते हैं, हालांकि जो हमारे सिलेबस में कुछ गिने चुने मेथड्स हैं उन मेथड्स को हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, पर जो बाकी मेथड्स हैं मैं उनका भी आपको ओवरव्यू ज़रूर दूंगा स्टूडेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आइए हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी लो रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आपको याद है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, और ये SN क्या होता है? टिन होता है स्टूडेंट्स। ओके, टिन। उसके बाद है लेड, कॉपर, मरकरी, और इसके नीचे कॉपर के बीच में हाइड्रोजन भी होता है स्टूडेंट्स। आपको याद है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका स्टूडेंट्स। ओके, सो जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम। पोटेशियम, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता है, जो ऊपर होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। ऊपर होते हैं मोस्ट रिएक्टिव। सो ये दोनों मोस्ट रिएक्टिव है। तो ऑक्सीजन के साथ जो इनका बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के साथ जो इनका बॉन्ड बनता है वो बनता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के साथ इतना स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्यों बना स्टूडेंट्स? सो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है स्टूडेंट्स। ओके, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन गैस होती है ना, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ओके, सो जिस तरह मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मेटल्स के केस में रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो ऊपर ऊपर के मेटल है हमने उनको मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव का खिताब दे रखा है, क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन दिखा देते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है स्टूडेंट्स फ्लोरीन। फ्लोरीन ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं या फिर चुरा लेते हैं स्टूडेंट्स। फिर सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है हमारा फ्लोरीन, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद हमारा होता है ऑक्सीजन, एंड लास्टली हमारा होता है नाइट्रोजन स्टूडेंट्स। और इसके नीचे भी कई सारे होते हैं, पर ये तीन मोस्ट वांटेड है। ओके, सो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, यानी दो इलेक्ट्रॉन को चुरा सकता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है स्टूडेंट्स। ओके, सो ये पोटेशियम और सोडियम क्या है? ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। इनको ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन कहता है यार मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था और तुम इलेक्ट्रॉन बांट रहे हो, मैं तो इलेक्ट्रॉन की चोरी करता था और तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो खुशी खुशी, तुमसे अच्छा कौन है? तो ये इनके साथ फटाफट जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, क्योंकि इनको चाहिए थी इलेक्ट्रॉन और इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टूडेंट्स। सो पोटेशियम, सोडियम अपने साथ ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बना लेंगे, इनके स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होगी स्टूडेंट्स। फिर जब हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, इनके साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, पर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा जितना सोडियम और पोटेशियम के साथ बनाया था। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन होगा ये इन मेटल से कहेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम से, और बाकी नीचे वाले एल्यूमिनियम, जिंक से, कि तुम मुझे इलेक्ट्रॉन तो दे देते हो पर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देते। जो सोडियम पोटेशियम थे वो तो बहुत अच्छे थे, वो तो बिना सोचे समझे मुझे इलेक्ट्रॉन देते रहते थे, है ना। और जो तुम लोगों कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बीच वाले जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हो, ये तुम क्या करते हो? तुम सोचते हो, समझते हो और उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉन देते हो। तो मैं तुम्हारे साथ ना मॉडरेट बॉन्डिंग बनाऊंगी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा तुम्हारे और मेरे बीच, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम के साथ था। इनके बीच में कैसा होता है? मॉडरेट बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स, मॉडरेट बॉन्डिंग। ओके, तो इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके तोड़ सकते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो भी हम सीखने वाले हैं, कोई बात नहीं। ओके, और इसके नीचे हमारा आता है फेरिक ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड स्टूडेंट्स। ओके, सो ये जो नीचे वाले मेटल है, अब ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, है ना। इनसे जो ऊपर वाले थे उनसे तो कम ही रिएक्टिव है स्टूडेंट्स। तो इनके साथ जो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है वो वीकेस्ट बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन इनको कहता है कि यार तुम तो बहुत नखरे करते हो इलेक्ट्रॉन देने में, तो तुम्हारे साथ मैं वीकेस्ट बॉन्डिंग बनाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ बस झेल रही हूँ, ऑक्सीजन कहती है। ओके, फिर यानी इनको अगर मैं हल्का वाला यानी लेस रिएक्टिव यानी कम स्ट्रांग, जो स्ट्रांग होगा वो तो ऊपर वाले जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होंगे और ऊपर वाले होंगे उनको
सेपरेट करेगा ऑक्सीजन को और मेटल को। पर जो नीचे वाले होंगे उनमें मैं जो लेस रिएक्टिव हल्का वाला अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट भी ले लूँ तो उसमें भी ये ऑक्सीजन इनको छोड़ के चले जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं बॉन्डिंग, ऊपर वाले स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, फिर मॉडरेट बॉन्डिंग, वीकेस्ट बॉन्डिंग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी जिनकी लो रिएक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स। तो लो रिएक्टिव कौन सी है? ये फेरिक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। अब आप ये बात जरूर कहेंगे स्टूडेंट्स, ये बात आपके मन में जरूर आई होगी कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके नीचे तो हाइड्रोजन के नीचे और भी होते हैं, जैसे मरकरी तो मैंने यहाँ लिख दिया, कॉपर भी होता है, और क्या होते हैं? गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, प्लैटिनम भी होता है। ये भी तो मेटल्स है, इनको क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? जो गोल्ड और प्लैटिनम है, गोल्ड और प्लैटिनम इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव है कि ये इनर्ट मेटल्स है। इनर्ट गैसेज होती है ना, नोबल गैसेज जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाती, तो ये कैसी है? इनर्ट गैसेज, यानी नोबल मेटल्स है स्टूडेंट्स। नोबल मेटल्स का किताब दे रखा है इनको, और ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। और मैंने आपको जैसा फर्स्ट वीडियो में बताया था मेटलर्जी के, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो जैसे ही फ्री स्टेट में मिले, इनके पत्थर मिले, हमने इनको क्रश करा, इनका कंसंट्रेशन करा, और क्योंकि ये फ्री स्टेट में किसी के साथ केमिकली कंपाउंड नहीं बना रखा, तो ना हमें इनका किसी तरह का कन्वर्जन करना है मेटल ऑक्साइड में, ना फिर किसी तरह का रिडक्शन करना है। फिर हम फाइनली सेकंड स्टेप से सीधा जंप करेंगे फिफ्थ स्टेप पे, और क्या करेंगे? इनकी रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन कर देंगे स्टूडेंट्स। 99.9% इनको प्योर कर देंगे। किसको? गोल्ड और प्लैटिनम को, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। और सिल्वर भी कहीं ना कहीं इनके अंदर ही आता है, नोबल मेटल्स के अंदर। ओके, सो जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी जिन मेटल की लो रिएक्टिविटी है उन मेटल की मेटल ऑक्साइड को आज हम रिडक्शन कर रहे हैं, उनका रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, उन मेटल की मेटल ऑक्साइड का आज हम रिडक्शन करेंगे। तो लो रिएक्टिविटी यानी जिनकी लीस्ट रिएक्टिविटी है। ओके, तो नीचे वाले होंगे वो जरूर रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, और नीचे क्या आता है? कॉपर ऑक्साइड, और नीचे और सिल्वर ऑक्साइड, और उसके बाद गोल्ड, प्लैटिनम, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नोबल मेटल है, मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। ओके, सो जो मरकरी ऑक्साइड है और सिल्वर ऑक्साइड है स्टूडेंट्स, ये भी अपनी ऑक्साइड बनाते हैं, इस सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनके लिए स्टूडेंट्स हमें किसी तरह का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए। इनको रिड्यूस कराने के लिए, यानी इनमें से ऑक्सीजन का लॉस कराने के लिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स इनका। सो इनको रिड्यूस कराने के लिए हमें किसी तरह का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए होता है स्टूडेंट्स। हम सिंपली इनको क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। हीट करते हैं तो हमें मरकरी ऑक्साइड में से मरकरी अलग मिल जाता है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है। मरकरी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन इट्स लिक्विड फॉर्म, है ना। सो लिक्विड फॉर्म में एक ही मेटल है, कौन सा? मरकरी। और लिक्विड फॉर्म में एक ही नॉन मेटल है, कौन सा है? ब्रोमीन स्टूडेंट्स। ओके, सो जो सिल्वर ऑक्साइड है AgO, इसको भी हमने जब हीट करा तो इसने भी क्या करा? ये डिकम्पोज हो गया Ag में, यानी सिल्वर। इसको Ag इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसका नाम अर्जेंटम भी होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो Ag हमें मिल गया सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस फिर से इवॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। ओके, सो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से ही हम इनके ऊपर वाले, मरकरी के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है, जितने मेटल्स की ऑक्साइड बन रही है, उनको रिड्यूस करा पाएंगे। और उससे ऊपर वाले, मरकरी से ऊपर वाले, मरकरी और सिल्वर से ऊपर वाले, यानी कॉपर, लेड, टिन, आयरन, और बाकी ऊपर वाले जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको क्या करा पाएंगे स्टूडेंट्स? रिड्यूस करा पाएंगे। इनको इनकी मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट एलिमेंट भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, और कंपाउंड भी हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड या NH3 अमोनिया के फॉर्म में, है ना। तो ये ऐसा एलिमेंट होता है या ऐसा कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स जो क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, या कह लो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसको रिडक्टेंट भी कहते हैं, रिडक्टेंट, रिड्यूसर भी कहते हैं स्टूडेंट्स, रिड्यूसर। और ये क्या होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो
अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन H2 गैस, जो हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बन गए? ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बन गए? आप जरूर पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सा कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। हम तो पहली बार आए हैं 10th में, तो फिर इसे हम कैसे देखेंगे? आप मुझे बताओ, कार्बन का कोई भी कंपाउंड बताओ आप मुझे। सो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल आउट करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। सो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है स्टूडेंट्स, तो आप कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन पे वैलेंसी होती है 2 माइनस की वैलेंसी होती है ऑक्सीजन पे, और यहाँ पर 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो 2 × 2 माइनस, यानी ऑक्सीजन पे यहाँ पर कितना है चार्ज? -4 का। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? अगर कोई पूछे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, तो आप बताना कि -4 का चार्ज है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब देखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है यानी इसमें हमें करंट नहीं लगता किसी भी तरह का। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मैंने सांस ली, एक्सहेल करी, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे किसी तरह का करंट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बात है सिद्ध, ये बात सिद्ध हो चुकी है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है। सो जो कार्बन है इस पे जरूर +4 का चार्ज होगा, इस पे जरूर +4 का चार्ज होगा, तभी तो +4 और -4 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी भी होती है 4, हमें पता है। सो इस पे +4 का चार्ज होगा। पर जब मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई, स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या सीन है? कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन की, आप मुझे क्या बताओ, चार्ज बताओ ऑक्सीजन पे कितना है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पर एक ही एटम है, कितना चार्ज होता है, कितनी वैलेंसी होती है? 2 माइनस, तो -2 है इस पे चार्ज ऑक्सीजन पे, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड पे। वहीं कार्बन पे अगर मैं चार्ज पूछूं आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो क्या? +4। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? +4, तो चार्ज कितना है इस पे? +4 है स्टूडेंट्स। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होता। ये क्या होता है? एक तरह का कैटायन होता है स्टूडेंट्स, एक तरह का कैटायन होता है। क्यों? अब आप देखो, इसमें जब मैं टोटल चार्ज निकालूंगा, एक +4 है, एक माइनस चार्ज है, एक -2 का चार्ज है, तो +4 और -2 का चार्ज जब कटेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक्सटर्नल पूरा चार्ज कितना मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड में? +2 का। सो +2 का हमें चार्ज मिलेगा, प्लस का चार्ज है यानी कैटायन है स्टूडेंट्स, कैटायन है। और कैटायन होते हैं वो कौन से होते हैं? मेटल होते हैं स्टूडेंट्स, कैटायन मेटल होते हैं ना, मेटल कैटायन बनाते हैं। कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया उनके ऊपर। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते तो नेगेटिव चार्ज आता है, एनायन। पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये क्या है? कैटायन है स्टूडेंट्स, 2+ का चार्ज है, कैटायन बन चुका है जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। और इसीलिए इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि कैटायन जो होते हैं हमें पता है वो क्या करते हैं? कैटायन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जितने भी कंपाउंड होते हैं इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज नहीं करते। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन जो कोक है, कार्बन जो है हमारा, जो कोक की फॉर्म में हमें मिलता है, कोल की फॉर्म में मिलता है हमें, तो वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन गैस H2 गैस भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स। और इवन नेसेंट क्लोरीन जो एटॉमिक फॉर्म में होता है हाइड्रोजन, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्टूडेंट्स। और NH3 यानी अमोनिया भी एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेंगे? ये किसी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है ना, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया किसी इक्वेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट अगर हमने डाल दिया, तो वो सामने वाले को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, तभी तो इनका नाम क्या पड़ा? रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा। क्योंकि ये क्या हो रहे हैं? ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? एक ऑक्सीजन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और कार्बन क्या करेगा? 2 ऑक्सीजन को गेन कर लेगा और क्या बना लेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा स्टूडेंट, जो कि इनकी स्टेबल फॉर्म है स्टूडेंट्स। ओके, और हाइड्रोजन भी क्या करेगा? ऑक्सीजन गेन करेगा और क्या बना लेगा? H2O यानी वाटर बना लेगा। ओके स्टूडेंट्स, और उसी तरह ये जो NH3 अमोनिया, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को गेन कर लेगा और क्या करेगा? ये टूट जाएगा किस में? N2 और H2 में। N2 गैस निकल जाएगी और H2 गैस, और H2O यानी वाटर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये क्या करते हैं? अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं,
तो अगर एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, कुछ भी कह लो, अगर एक एलिमेंट अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है किसी रिएक्शन में, अगर कोई सब्सटेंस अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो जरूर सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। क्योंकि अगर मैं क्या हूं, रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को ऐड करा, मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, मैंने ऑक्सीजन को अपने अंदर ऐड करा, और जिससे मैंने ऑक्सीजन को ऐड करा उसके पास क्या हुआ, अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसने ऑक्सीजन को लूज करा है बेसिकली, तो उसने लूज करा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, रिडक्शन हुआ है। तो मैं क्या हूं, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हूं, और वो मेरे लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि उसने मुझे ऑक्सीजन दी स्टूडेंट्स, और मैंने उससे ऑक्सीजन ली या मैंने उससे ऑक्सीजन छीनी, तो मैं उसके लिए क्या हूं स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट हूं स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड में से हमें ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन को निकालना है स्टूडेंट्स। सो ऑक्सीजन की चोरी कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन को ले लेता है अपने साथ। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट। हमने देख लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कोक या फिर इसको कोल भी कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस, और क्या है हमारे पास, अमोनिया। ये हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट कई बार मेटल्स भी होते हैं, कई बार मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये भी तो कैटायन होते हैं आखिरकार, है ना। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसमें हम मोर रिएक्टिव मेटल लगा लेते हैं, सो वो उसके ऑक्साइड से उसको डिस्प्लेस कर देता है स्टूडेंट। तो इस तरह ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का तरह इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में से और कार्बन में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स कार्बन। क्यों है स्ट्रॉन्ग, इसका रीजन है क्योंकि कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन को गेन करता है एक टाइम पर 2 ऑक्सीजन को अपने अंदर गेन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ऑक्सीजन को गेन करता है। अब मैं जितना ज़्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज करूंगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लूंगा, मैं उतना ज़्यादा दूसरे वाले को, सामने वाले को रिड्यूस करूंगा स्टूडेंट्स। तो कार्बन क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है, अपने आप को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता है, तो वो सामने वाले को ज़्यादा रिड्यूस करेगा, सामने वाले के लिए ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि 1 ऑक्सीजन को गेन करता है, अपने आप को कम ऑक्सीडाइज करा, तो सामने वाले को भी कम रिड्यूस करेगा, और उस सामने वाले के लिए कम रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी लेस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। ओके, आइए एग्जांपल देते हैं फटाफट। कॉपर है हमारे पास, कॉपर है ना नीचे। ओके, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, उससे नीचे जो थे वो अपनी ऑक्साइड बनाते थे, पर उनको किसी तरह का रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि इतने लेस रिएक्टिव थे, इतने लीस्ट रिएक्टिव थे। तो कॉपर ऑक्साइड में हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है और अमोनिया है। तो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इनके साथ देख लेते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है। तो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें मैंने जब कार्बन लगाया यानी कोक लगाया स्टूडेंट्स, कोक लगाया, क्या मिला मुझे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ने ऑक्सीजन को साथ में ले लिया, अपने ऑक्सीजन को छीन लिया कॉपर से और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर हमें अलग मिल गया कॉपर ऑक्साइड से। कॉपर ऑक्साइड थी हमारे पास मेटल ऑक्साइड, हमने कार्बन लगाया जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसने क्या करा, ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया, क्या क्या कंपाउंड बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें क्या मिल गया, कॉपर मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, उसी तरह जो अगला हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कॉपर ऑक्साइड में जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐड करा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन को और ऐड कर लेगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और क्या, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखो कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हो रखा है, कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर ऑक्साइड था अब कॉपर बन चुका है, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, सो अगला हमारे पास कॉपर ऑक्साइड में हमने अगला लिया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन ले लिया। क्या बनेगा हमारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करेगा, हाइड्रोजन H2O यानी वाटर बना लेगा, और कॉपर हमारा फिर से रिड्यूस हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में से। कॉपर को अगर हम देखें तो इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास नहीं है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन हुआ है कॉपर का। ओके, तो रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड हो गया टू मेटल। ओके, अब क्या है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड में जब हमने NH3 यानी अमोनिया डाला जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किस तरह रिड्यूस करेगा, आइए देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। तो क्या बनेगा हमारा, N2 यानी नाइट्रोजन गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी, और हाइड्रोजन मतलब H2O यानी वाटर बनेगा स्टूडेंट्स, लिक्विड वाटर बनेगा, और कॉपर जो हमारा मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा अलग तरीके से। सो ये वाले कॉपर में और ये वाले कॉपर में ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है। इसको अगर हमें बैलेंस करना है स्टूडेंट्स, तो आई पुट 3 over here and 3 over here
एंड अ 3 ओवर हियर। ओके, तो 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखें अगर हम तो NH3 के लिए यहाँ पर मैं 2 और लगा दूँ तो 2 नाइट्रोजन और 2 3 6 हाइड्रोजन एंड 3 2 6 हाइड्रोजन। ये बैलेंस हो चुकी है, ऊपर वाली पहले से बैलेंस थी स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरह ये रिड्यूसिंग एजेंट अपने मेटल की ऑक्साइड में से मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगर मैं यहीं पर मेटल चेंज करूं, मैं लेड ऑक्साइड ले लूं तो उनके साथ भी यही होता है। लेड ऑक्साइड अगर मैंने ले ली तो लेड ऑक्साइड में भी मैं जो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड लगा लूँगा, हाइड्रोजन गैस लगा लूँगा, अमोनिया लगा लूँगा, तो इनमें भी क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और हमें कौन सा मेटल मिलेगा, अब की बार मिलेगा लेड स्टूडेंट्स। सो लेड मिलेगा। ये वाले लेड को अगर हम लेड ऑक्साइड में से हम लेड को ऑब्जर्व करें, सो इसमें ऑक्सीजन था, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी लेड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया टू लेड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें भी वो क्या बनेगा, वाटर बना लेगा और रिड्यूस कर देगा। इधर भी हम देखें तो वही 3 के साथ हम लेड ले लेंगे और ये फिर से यहाँ पर बैलेंस है स्टूडेंट्स। सो आयरन ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड भी इसी तरह रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ और अमोनिया गैस के साथ स्टूडेंट्स। इन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिड्यूस हो जाते हैं और अपना अपना जो मोनोटॉमिक इनकी फॉर्म है वो बना लेते हैं। जो लेड है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लेड उसने बना लिया, कॉपर ने कॉपर बनाया, एसएन ऑक्साइड है यानी टिन ऑक्साइड है वो टिन बनाएगा, और फेरिक ऑक्साइड है यानी आयरन ऑक्साइड है वो आयरन बनाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने देख लिया जो नीचे के सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, उनमें जो मरकरी है और सिल्वर है वो अपनी ऑक्साइड बना लेते हैं, पर इनको रिड्यूस करने के लिए हमें किसी तरह का रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए। हम सिंपली क्या करेंगे, हीट करेंगे और मरकरी और ऑक्सीजन हमें अलग अलग मिल जाएंगे। ओके, मेटल हमें यहाँ से मिल जाएगा। इस मेटल को हम फर्दर आगे ले जाएंगे रिफाइनिंग के लिए, इनको 99.9% प्योर करने के लिए। और इनसे भी नीचे अगर मैं मेटल्स की बात करूँ जो गोल्ड और प्लैटिनम है, तो उनको नोबल मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते, इतने ढीठ है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। सो गोल्ड और प्लैटिनम आप मानो कि इतने सालों से जब वो 150-200 फीट अर्थ क्रस्ट के नीचे सेटेड थे, तो उन्होंने वहां पर भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करा और फ्री स्टेट में मिले, तो वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। कभी आपने सुना है कि गोल्ड की ऑक्साइड, प्लैटिनम की ऑक्साइड? नहीं ना, क्योंकि ये नोबल मेटल्स होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते। वहीं हमने देखा दूसरी तरफ कॉपर ऑक्साइड, इनके ऊपर वाले मरकरी और सिल्वर के ऊपर वाले रिएक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, सो एज टू रिड्यूस देमसेल्व्स। तो लेड ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन लगाया तो लेड मिल गया हमें। लेड ऑक्साइड के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी लगा दिया, हाइड्रोजन भी लगा दिया, NH3 अमोनिया भी लगा दिया स्टूडेंट्स। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स, इन रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इन रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा हम ऊपर वाले मेटल्स भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। इन रिड्यूसिंग एजेंट के अलावा हम ऊपर वाले मेटल्स भी लगा सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर मेटल लगा दूँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मैं सोडियम लगा दूँ, पोटेशियम लगा दूँ, या और ऊपर वाले कैल्शियम मैग्नीशियम लगा दूँ, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। आप चाहो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखा सकता हूँ। ये देखो, लेड ऑक्साइड है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड है, कुछ भी है। लेड ऑक्साइड लिया मैंने और मैंने कौन सा मेटल लूँ बताओ, ऊपर वाला कैल्शियम ले लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम की ऑक्साइड मिलेगी और क्या मिलेगा, लेड जो है हमारा यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। लेड हमारा रिड्यूस हो चुका है और किसने करा है, कैल्शियम ने करा है। तो कैल्शियम हमारे लिए यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाले मेटल्स को भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुई है स्टूडेंट्स, एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। कैल्शियम बीइंग मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ओके, सो लेड को अपनी ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर दिया किसने, कैल्शियम ने स्टूडेंट्स। उसी तरह कॉपर का भी हम देख सकते हैं किसके साथ, अब कौन सा ले ले, मैग्नीशियम ले लेते हैं। सो मैग्नीशियम की कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम की यहाँ पर ऑक्साइड बन गई और कॉपर को उसने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर का फिर से रिडक्शन हो गया स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी, यानी हाई रिएक्टिविटी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। If you have any query, then let me know in the comment section and I'll talk to you there. And if you found this video helpful for yourself, so do give this video a big thumbs up. और ऐसी more videos देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। So that's all for today's guys. Until the next video, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.